Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ जी, कल का टेस्ट कैसा गया? हाईएस्ट स्कोर इंग्लिश मीडियम में है 555, उसके बाद 463, लगभग 92 मार्क्स का डिफरेंस है। सर कौन है सेकंड? इंग्लिश मीडियम में आकाश है नंबर 1, आयुष है नंबर 2, लेकिन दोनों में 92 नंबर का अंतर है बेटा। आयुष, अच्छा। और हिंदी मीडियम में $514 है नम्रता के, सबसे नंबर 1 है। 502 टिल्लू के हैं, नंबर 2। आहुति के 477, नंबर 3। इसका हिंदी मीडियम का टिल्लू और आहुति ओवरऑल भी सेकंड और थर्ड और फोर्थ होंगे, और बाकी मार्क्स में बहुत डिफरेंस है बेटा। चलिए, और इस बार अभी ईशान सर ने भेजा नहीं, ग्रुप पर भी नहीं है भेजा शायद। बेटा सैटरडे को हम लोग डाउट कर रहे थे, फिर डाउट खत्म हो गए। तो हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया था, ठीक है। कुछ बच्चे एब्सेंट थे, तो हल्का सा मैं रिपीट कर दूं। बच्चों, अगर करंट अपनी डायरेक्शन और अपनी वैल्यू को एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट करता है, निश्चित समय के बाद यदि धारा की दिशा और धारा का मान रिपीट होता है, पर पुनरावर्ती होती है, तो इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो धारा ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है बेटा, वो साइन वेव आता है। हमारे घरों में ऐसा करंट आता है, इसे बोलते हैं साइन वेव। इसका इक्वेशन होता है बेटा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये है प्रत्यावर्ती धारा। और बच्चों, ये धारा तो किसी न किसी ईएमएफ की वजह से आएगी ना।
वोल्टेज होगा तो ही तो करंट आएगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये है अल्टरनेटिंग करंट, ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऊपर है प्रत्यावर्ती धारा, नीचे है प्रत्यावर्ती विभव। और बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था कि ये बनता कैसे है। तो बताया था ना, चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को घुमाते हैं, एक कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, तब ये बनता है। तो ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट वो होता है बेटा एन बी ए ओमेगा। इसे बोलते हैं पीक वोल्टेज। और आई नॉट क्या है बेटा? ई नॉट है पीक वोल्टेज और आई नॉट होता है पीक करंट। पीक मतलब अधिकतम, उच्चतम। यहां पर ई नॉट एन बी ए ओमेगा है ना, यहां पर एन उस कुंडली में फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। बी वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें उस कॉइल को हम घुमा रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड है। ए कॉइल का एरिया है और ओमेगा उस कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है, जितने कोणीय वेग से घुमा रहे हैं वो है। तो जो लोग सैटरडे को नहीं थे वो फटाफट इन चीजों को लिखते जाइए और सुनते जाइए, ठीक है। ये है पीक करंट, ठीक है। आई नॉट है पीक करंट, ई नॉट है पीक वोल्टेज। हेलो सर। हाँ बेटा। सर पीक वोल्टेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? बेटा थोड़ा तेज बोलना। सर पीक वोल्टेज हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिकतम विभव। हाँ, उच्चतम विभव। सर शिखर बोलते हैं। हाँ, वो शिखर बोल लो, उच्चतम बोल लो, मतलब एक ही है बेटा, अधिकतम मैक्सिमम है ना। इंग्लिश में भी पीक को हम मैक्सिमम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिखर धारा, शिखर विभव, ठीक है। एन कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। बच्चों हमें वो धारा जो बैटरी से मिलती है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये हम पहले पढ़ते हुआ है ना, जो धारा बैटरी से मिलती है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। इसमें दिशा नहीं बदलती बेटा, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं उसका सिंबल ये होता है। इस चैप्टर में हम बैटरी नहीं दिखाएंगे, एसी सोर्स दिखाएंगे ऐसा। और इसमें है ना, इसमें करंट की डायरेक्शन मत शो करना, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में करंट की धारा की दिशा नहीं दिखाते, क्योंकि फिक्स नहीं होती ना, कभी इधर कभी इधर, तो करंट की डायरेक्शन कभी शो नहीं करते। ये सिर्फ उन बच्चों को बता रहा हूं जो सैटरडे को नहीं थे। वैसे मेरी निगाह में वो निकम्मे बच्चे हैं सारे। जो सैटरडे को नहीं थे वो निकम्मे बच्चे हैं, और जो टेस्ट नहीं देते वो महानिकम्मे बच्चे हैं। बेटा सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब इन सब चीजों का सामना करोगे, कब तक बचोगे। आगे चलते हैं बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है। देखो पहले बढ़ा है ना, ये वाला ग्राफ देखो, पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, फिर नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, फिर जीरो हुआ, फिर रिपीट हुआ। यहां पर आकर एक साइकिल पूरा हो जाता है बेटा। ये समय होता है T/2, ये आधा चक्कर है और ये पूरा चक्कर है। जहां पर एक कंप्लीट साइकिल हुआ वो टाइम आवर्त काल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो T/2 समय में आधा चक्कर होगा और अगले T/2 में नेगेटिव वाला हाफ साइकिल होगा, तो एक साइकिल पूरा हो जाएगा T समय में।
पल्लवी, पल्लवी क्या हुआ, पॉजिटिव आ गई? यस सर। चल कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखो। हाँ, तो दवाइयाँ लेते रहो, कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी इम्यूनिटी सही है तो बेटा हमारे लिए एक सिंपल फ्लू की तरह है और कुछ नहीं है। बस बहुत सारे लोग हैं हम में से जो कभी पॉजिटिव हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं लगा होगा। हो सकता है मैं भी हो गया हूँ। सर मैं भी हो चुकी हूँ। ये भी सर भी पॉजिटिव है बेटा। अभी सर एक बार में 9 गोली लेना पड़ता है। हाँ, सुबह शाम। फेबीफ्लू, उस गोली का नाम है फेबीफ्लू। हाँ, चलो, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन 400। बाहर मत घूमो जबरदस्ती, घर में पड़े रहो, घर में ही पढ़ो, सारी सुविधाएं घर में। पॉजिटिव आ गए थे। बेटा वो तो कह नहीं सकते कि अपन नहीं जाए, कोई हमें दे जाए आकर घर में, तो क्या कर लेंगे? हमें कोई घर में आकर भी दे सकता है, क्योंकि आवागमन तो लगा रहता है ना। बच्चों मैं कह रहा था, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट, ये समय के साथ बदलता है, तो इसका औसत एवरेज वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने है ना 2-3 एवरेज बताए थे उस दिन, वो सुन लो। औसत धारा, एवरेज करंट। सबसे पहले मैंने बताया था आई की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए। बेटा एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि आधे चक्कर में पॉजिटिव होता है और अगले आधे चक्कर में नेगेटिव होता है, तो प्लस और माइनस मिलकर उसे 0 बना देते हैं। बार बार कह रहा हूं, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं सैटरडे को, उन बच्चों के लिए है जो एब्सेंट थे। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए ऑल्टरनेटिंग कंप्लीट साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। लेकिन बेटा अगर आप हाफ साइकिल में निकालोगे T/2 में, तो ये 0 नहीं आती, इसकी वैल्यू ये आती है। आपको याद करना है, ये इंटीग्रेशन से आएगा, इसलिए आपको याद करना है। आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 2I0/π होता है। हाफ साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 2I0/π होती है। इसके बाद तीसरा था बेटा RMS, रूट मीन स्क्वायर करंट। हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल धारा। हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल धारा। बेटा RMS का मतलब होता है, पहले हम करंट को स्क्वायर करेंगे, करंट को स्क्वायर करने से उसका जो नेगेटिव पार्ट है ना बेटा, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। फिर उसका औसत लेंगे, फिर उसका अंडर रूट लेंगे। पहले हम करंट को स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज लेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है I0/√2, 0.707 होता है बेटा। और कैलकुलेशन में लगभग आप 0.7 भी ले सकते हैं, चलेगा। कैलकुलेशन में 0.7 भी ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है, 0.707 होता है 1/√2। ये RMS है। RMS का मतलब पहले वर्ग करो, फिर औसत लो, फिर अंडर रूट लो, वर्गमूल लो। बच्चों मैंने एक और अच्छी चीज बताई थी, मैंने कहा था एक कंप्लीट साइकिल में साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी 0 होता है। लेकिन बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों के औसत वैल्यू 1/2 होती है। ये याद कर लो, बहुत काम की चीज है, फिजिक्स में आगे भी काम आएगी।
रिपीट कर रहा हूं, एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी 0 होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, याद करना है। इस पर क्वेश्चन भी कराए थे मैंने, वो बता रहा हूं। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये था, अगर हमारा अल्टरनेटिंग करंट है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो इसका आई आर एम एस कितना होगा? आई आर एम एस कितना होगा, है ना? तो इसका तरीका क्या होता है, पहले इसको वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर करके एवरेज ले लो। बेटा इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो इसका स्क्वायर आएगा 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे प्लस 2ab करोगे तो ये बन जाएगा 12 साइन 2 ओमेगा टी, और बेटा इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है, तो ये 25 बेटा 2 आ गया, और आई आर एम एस के लिए इसका अंडर रूट लोगे तो 5/√2 एम्पियर आएगा। थोड़ा डिटेल में देखना है तो सैटरडे वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी मैंने थोड़ा फास्ट काम किया है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक बात मैंने और बताई थी, आई आर एम एस जो होता है ना, ये आर एम एस वैल्यू, इसके हम इफेक्टिव करंट भी कहते हैं, है ना, आभासी या वर्चुअल करंट भी कहते हैं, आभासी धारा। वो इसलिए कहते हैं कि अगर हम आई आर एम एस के बराबर वैल्यू का डायरेक्ट करंट लें तो वो उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना ऑल्टरनेटिंग करंट करता है। समान ऊष्मा उत्पन्न करने की वजह से हम आई आर एम एस को आभासी धारा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप क्लास में हो, सुन रहे हो ना, या मैं एक तरफा बोल रहा हूं लगातार? Yes, और हाँ, सैटरडे का लेक्चर आपको भेज दिया है, उसमें पहले तो डाउट क्लास है और उसके आगे आधे घंटे की क्लास ये वाली भी है, देख लेना। और एक लास्ट में एक डिस्कशन और किया था 2 मिनट का है, वो भी कर लूं। बच्चों अगर हम डीसी करंट वाले वोल्टमीटर और एमीटर को एसी सर्किट में यूज कर लेंगे तो वो 0 रीडिंग देंगे। उसका कारण है, एसी की डायरेक्शन बहुत जल्दी जल्दी बदलती है ना, तो हमारे वोल्टमीटर और एमीटर की सुई हिल ही नहीं पाएगी अपनी जगह से, इनर्शिया जड़त्व की वजह से स्थिर रहेगी। इसलिए अगर हम डायरेक्ट करंट वाले दिष्ट धारा वाले वोल्टमीटर और एमीटर को प्रत्यावर्ती धारा में काम में लेंगे तो 0 रीडिंग देंगे, 0। इसलिए इनको यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा को, ऑल्टरनेटिंग करंट को नापने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो बस ये था आज का लेक्चर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये मान लीजिए अभी भी हमारे लगभग 15-20 मिनट तो और लग गए दोबारा से। मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए बताया है जो परसों नहीं थे। चलो आगे चलो अब। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा वाले परिपथ में, या अब मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में ही बोल दूं तो चलेगा ना, एसी सर्किट बोलूंगा प्रत्यावर्ती धारा की जगह। अगर हम एसी सर्किट में रेसिस्टेंस को और इंडक्टर को, इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व, और संधारित्र कैपेसिटर को यूज करें एसी सर्किट में,
तो उनके रोल अलग तरीके से आते हैं, ये उस तरह से काम नहीं करते जैसे हम पहले डायरेक्ट करंट में कैपेसिटर और इंडक्टर को यूज करते थे। तो कुछ और चीजें नई आएंगी आपके साथ प्रतिरोध के अलावा। इंग्लिश में बोलता हूं रिएक्टेंस और इंपीडेंस भी आएगा। रिएक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिघात। अरे हिंदी वालों बोलो, सही बोला है ना मैंने? यस सर। यस सर। रिएक्टेंस प्रतिघात कहते हैं। और एक इंपीडेंस होता है जेड, जेड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। बोलो, सही बोला मैंने? सही है सही है। प्रतिबाधा। देखो जवाब सर सही है। यस सर। सही है सर। तो ये नई चीजें और आपके सामने आने वाली हैं। तो अब आप छोटी सी हेडिंग लिखो, रेसिस्टिव एसी सर्किट या प्योर रेसिस्टिव लिख लो। प्योर रेसिस्टिव एसी सर्किट, हिंदी में बोलेंगे शुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी सर्किट, है ना? एसी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ। बच्चों अगर किसी एसी सर्किट में हम सिर्फ रेसिस्टेंस लें, बस, ना तो इंडक्टर है और ना ही कैपेसिटर है, तो बच्चों अगर हम प्रतिरोध से एसी सर्किट को जोड़ दें तो हमारा जो धारा आएगी वो आएगी E बाई आर, करंट आएगा E बाई आर। और E कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी बन जाएगा। और बच्चों E नॉट बाई आर को हम I नॉट लिख देंगे, तो ये आ जाएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों हमारे घर में वोल्टेज आता है, करंट हम बनाते हैं, करंट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हमारे घर में जो एसी लग रहा है, पंखा, कूलर, ट्यूबलाइट, वो धारा उनसे डिसाइड होती है। बाहर से तो वोल्टेज आता है हमारे घर में। अच्छा बताओ, हमारे घर में 220 वोल्ट जो आता है वो आरएमएस वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है? बताओ। आरएमएस वैल्यू। करेक्ट, मैंने सैटरडे को भी बताया था। 220 वोल्ट जो हमारे घर में आता है वो आरएमएस वोल्टेज होता है। पीक 311 वोल्ट होता है बेटा। कितना? 311। 311 कैसे आएगा बताओ? बताओ बेटा, 311 वोल्ट कैसे आएगा? √2 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, 220 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शिखर मान आ जाएगा हमारे पास वोल्टेज का 311 वोल्ट। तो हमारे घर में जो वोल्टेज होता है वो 0 से लेकर 311 वोल्ट तक बदलता है। 0 से 311 जाता है, 311 से फिर 0 आता है, फिर 0 से -311 जाता है, फिर -311 से फिर 0 आता है। इस तरह से रिपीट होता रहता है, चलता रहता है। तो बच्चों अगर केवल रेसिस्टेंस लें, केवल प्रतिरोध लें, तो ये करंट आएगा बस। अभी बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लिखो प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। इंडक्टिव, यहां पर इंडक्टिव कर दो। हिंदी में क्या बोलेंगे आप बताओ ना यार? हिंदी में शुद्ध प्रेरक युक्त, है ना? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व या शुद्ध प्रेरणीय भी बोलते हैं। इंडक्टिव को प्रेरणीय बोलते हैं शायद, है ना? शुद्ध प्रेरणीय एसी सर्किट।
बच्चों इस बार हमने परिपथ में प्रतिरोध नहीं लगाया, बल्कि एक कुंडली लगा दी। बच्चों कुंडली अलग तरीके से काम करती है, आप जानते हो। कुंडली में, कॉइल में एक खुद का ईएमएफ और बनता है, क्योंकि हमारा सोर्स ईएमएफ लगातार बदल रहा है। सोर्स ईएमएफ, ये सोर्स कहलाता है बेटा, स्रोत वोल्टेज। सोर्स ईएमएफ के लगातार बदलने से करंट लगातार बदलेगा, और करंट के लगातार बदलने से इंडक्टर में एक ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, -L/di/dt, समझे? उसकी वजह से हमारा जो I होता है वो E/R से नहीं निकलता, यहाँ I निकलेगा E - L/di/dt बराबर 0। बच्चों मैंने ये इक्वेशन लिखी, ये किस किस को समझ में आई बताओ? अरे ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हाँ बोलेंगे, जिसको समझ में नहीं आई वो बताओ। ये इक्वेशन उल्टा, ई सोर्स वोल्टेज है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो स्रोत के अपोजिट होता है, इसलिए माइनस आया है। तो ई है स्रोत वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, और वो है इंड्यूस्ड वोल्टेज। दोनों का नेट 0 है, क्योंकि सर्किट में कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं। रेसिस्टेंस होता तो बराबर IR करता ना मैं, यहाँ इक्वल्स टू IR नहीं कर सकता क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं है। बाद में हम रेसिस्टेंस लेंगे तो इज इक्वल्स टू IR करूंगा मैं, ठीक है? तो ये 0 इसलिए लिखा है क्योंकि सर्किट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। बेटा इसको है ना इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन अभी हम नहीं कर रहे। इसको सॉल्व करने पर जो आता है वो लिख रहा हूं। इसको सॉल्व करने पर आता है I बराबर E0/ωL cos ωt। तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, cos नहीं लिख रहा, sin ωt माइनस π/2। बेटा उसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर ये आता है, आप इंटीग्रेशन के चक्कर में मत पड़िए, आपको रिजल्ट याद रखना है। तो सॉल्व करने पर I आता है E0/ωL sin ωt माइनस π/2। अब बच्चों दो अंतर देखो इसमें और प्रतिरोध वाले में। इससे पहले वाले I में जिसमें रेसिस्टेंस लिया था ना, प्रतिरोध लिया था, उसका इससे तुलना करो तो दो अंतर आपको दिखाई देंगे। बताओ क्या क्या है वो दो अंतर, आप लोग बताओ। दो अंतर क्या क्या है बेटा, बोलो। इसमें कालांतर मिल रहा है सर। हाँ, एक तो इसमें फेज डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट। उसमें साइन ओमेगा टी था, माइनस π/2 नहीं था, यहाँ माइनस π/2 आ रहा है। दूसरा अंतर, वहां पर नीचे R था E0 के नीचे, यहाँ R की जगह ओमेगा L है, इसे हम प्रतिबाधा नहीं प्रतिघात कहते हैं। ओमेगा L जो है इसे XL बोलते हैं, इंडक्टिव, इसका पूरा नाम लिख रहा हूं, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में बोल देंगे प्रेरणीय। प्रेरणीय होता है, प्रेरकीय होता है। यार थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। तत्व बोलते हैं। तत्व होता है सर। इंडक्टिव, प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरणीय प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात सर। प्रेरक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हिंदी में लिखकर नहीं आना, आपको समझना है बस। आप समझ गए, वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ओमेगा एल को XL लिखते हैं। X होता है X, और X के नीचे छोटा सा L लगा देते हैं, है ना। L इसलिए लगाया ना क्योंकि कॉइल का है ये। अच्छा पता है, ये जो XL है रिएक्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसे प्रतिघात बोलते हैं। इसकी SI यूनिट भी ओम आता है बेटा, यूनिट चेंज नहीं होगी। इसकी भी SI यूनिट ओम होता है बेटा।
प्रतिघात की और प्रतिबाधा की सबकी यूनिट सेम होती है ओम। तो ओमेगा एल होता है एक्सएल, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दें तो एक्सएल आएगा 2 पाई एफ एल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? मैंने सैटरडे को बताया था सर 50। हाँ, हमारे घर में जो बिजली आ रही है, हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा, प्रतिघात भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों वो फेज डिफरेंस वाली बात भी लिख लो। ये जो -π/2 है ना, इसके बारे में भी लिख लो। लिखो, यदि परिपथ में केवल प्रेरक लगा हो, इंडक्टर, इफ देयर इज ओनली इंडक्टर इन एसी सर्किट, यदि परिपथ में केवल प्रेरक लगाओ, प्रेरक मतलब कुंडली, तो धारा स्रोत वोल्टेज से π/2 पीछे होती है। धारा स्रोत वोल्टेज से π/2 कला में पीछे होती है बेटा, है ना। इंग्लिश में लिखो, इफ देयर इज ओनली इंडक्टर इन एसी सर्किट देन करंट लैग्स टू सोर्स वोल्टेज बाय π/2, then current lags to source voltage, LAGS, current lags to source voltage by π/2। तो बेटा π/2 पीछे होता है ना। इसका मतलब और आगे समझाऊंगा, अभी मत समझो, इकट्ठे बताऊंगा। अभी पहले लिखने का काम कर लें। अब बच्चों आगे चलो। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका बनाओ तो बना लो, वरना ये चीजें तो हम खुद कर सकते हैं। बच्चों अगर एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएं तो एक्सेल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है ना बेटा, तो समानुपाती जब होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है। ये तो हम वैसे जानते हैं, समानुपाती में हमेशा सरल रेखा आती है। बना लो इसे। हाँ, इसके बाद लिखो, देखो पहले रेसिस्टेंस लिया, फिर इंडक्टर लिया, अब कैपेसिटर। लिखो, प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, शुद्ध धारिता युक्त या शुद्ध संधारित्र युक्त एसी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। बच्चों इस बार हम लोग सिर्फ कैपेसिटर लेंगे इसकी जगह। तो ये कोई कैपेसिटर है, इसे हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स है E बराबर E0 sin ओमेगा t और इसका कैपेसिटेंस है C। संधारित्र की धारिता C है
और सोर्स है ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों यहां पर संधारित्र पर किसी भी समय आवेश Q बराबर CV होता है ना, तो Q बराबर आएगा C और E बराबर आएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं अगर सोर्स वोल्टेज V हो तो कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो Q बराबर CV होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर V लगातार बदल रहा है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो चार्ज भी लगातार बदलेगा। सर्किट में करंट आएगा I बराबर dQ बाई dt। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ तो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ समाकलन से निकलता है, वहां अवकलन से निकलता है। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करने पर जो I आएगा वो I लिख रहा हूं मैं, I आएगा I बराबर E नॉट 1 अपॉन ओमेगा C इंटू साइन, यहाँ माइनस पाई बाई 2 आया, यहाँ प्लस पाई बाई 2 आएगा। ये डिफरेंस से ध्यान रखना। और ओमेगा सी नहीं है, नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी है, वो भी ध्यान रखना। नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी है बेटा। बच्चों यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्सी बोलते हैं। 1 अपॉन ओमेगा सी एक्सी कहलाता है। क्या नाम है इसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और बच्चों इसकी भी यूनिट ओम होती है। हिंदी में बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। हिंदी में बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, और इसकी भी यूनिट ओम होती है। जो XC की वैल्यू है उसमें ओमेगा नीचे आ रहा है। XC को हम 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह 1 अपॉन 2 पाई FC लिख सकते हैं। इसका मतलब जो धारितीय प्रतिघात है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो ये हाइपरबोला आएगा, अतिपरवल है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात उतना कम होगा। दूसरी बात ये देखो, यहां पर प्लस पाई बाई 2 आया है। इसका मतलब धारा जो है वो स्रोत वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में आगे होती है। प्लस पाई बाई 2 का मतलब लिखो, यदि परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, इफ देयर इज ओनली कैपेसिटर इन एसी सर्किट, यदि परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो तो धारा स्रोत वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 आगे होती है।
if there is only capacitor in AC circuit, then current leads to source voltage by pi by 2. Current leads to source voltage by pi by 2. बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो डीसी होता है, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, कैपेसिटर का रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी कि जब हम संधारित्र को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो संधारित्र है ना, बैटरी से करंट नहीं लेता, करंट रुक जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब कैपेसिटर को, बच्चों अच्छी बात है, ढंग से सुनना, ये कैपेसिटर को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और एक बार कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद करंट जीरो हो जाता है। बच्चों इसमें करंट जीरो होता है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ संधारित्र जो है, कैपेसिटर जो है, वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं डीसी के लिए कैपेसिटर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वो इनफाइनाइट होता है बेटा। बच्चों मैंने एसी सोर्स नहीं लगाया, मैंने बैटरी लगाई है, ध्यान देना। कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट जीरो हो जाता है, और क्योंकि एक्सी इनफाइनाइट होता है। एक्सी इनफाइनाइट क्यों होता है बताओ? क्योंकि बेटा दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी जीरो आप रखोगे तो एक्सी इनफाइनाइट आएगा, और एक्सी इनफाइनाइट आने की वजह से करंट जीरो आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। उल्टा करो, अगर हम एक कॉइल को बैटरी से जोड़ दें तो हम जानते हैं सिर्फ शुरू में ये जो कॉइल है वो करंट को रोकती है, बाद में तो करंट को जाने देती है, क्योंकि बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी जीरो है ना, इसलिए एक्सेल भी जीरो हो गया। याद है अभी बताया था, एक्सेल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेल जीरो होने की वजह से करंट मैक्सिमम होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछ सकता है कि जो डायरेक्ट करंट है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बताइए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है डायरेक्ट करंट के लिए, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होता है डायरेक्ट करंट के लिए। कभी भी पूछ सकते हैं, अलग से स्पेशल क्वेश्चन है ये। एक बार फिर बोल रहा हूं, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होने की वजह से धारितीय प्रतिघात अनंत होता है और प्रेरकीय प्रतिघात जीरो होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। बच्चों अब अभी तक हमने रेसिस्टेंस अकेले लिया, कॉइल अकेले ली और संधारित्र अकेले लिया। अब इनका कॉम्बिनेशन, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो। पहले लेते हैं एलसी यानी एलआर, एसी सर्किट। हाँ बेटा, हेडिंग लिखिए, एल आर एसी सर्किट।
बच्चों एक इंडक्टर लेंगे हम और एक रेसिस्टेंस प्रतिरोध, दोनों को एक प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एसी सोर्स है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों इस सर्किट में जो धारा का मान निकालते हैं वो इंटीग्रेशन से निकलता है। इक्वेशन में लिख देता हूं लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना, मैं पहले बता दूं। सोर्स वोल्टेज में से L di/dt माइनस करेंगे, नेट ईएमएफ आएगा और नेट ईएमएफ को IR के बराबर करेंगे। पिछली बार ये 0 था ना IR, इसलिए वो 0 लिख दिया था, इस बार IR 0 नहीं है। बच्चों ये तो इंटीग्रेशन पहले वाले से भी टफ है, तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम करंट की वैल्यू को फेजर डायग्राम से निकालेंगे। ये ढंग से समझना। अब ये फेजर अगर आपको समझ में आ गया मजा आएगा फिर। हाँ बेटा। बच्चों करंट की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आती है, लेकिन हम तो इसे सॉल्व करेंगे नहीं, बहुत टफ इंटीग्रेशन है। हम इसकी जगह फेजर डायग्राम से करंट निकालेंगे। वो देखो ये दोनों सीरीज में है। एल आर के आगे है ना, आप सीरीज भी लिख दो यहाँ पर, सीरीज। एल आर श्रेणी क्रम एसी सर्किट। बच्चों एल और आर सीरीज में है, इसका मतलब इन दोनों में हमेशा करंट सेम डायरेक्शन में होगा। सॉरी, इन दोनों में करंट की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तो हम आई को बेस ले लेते हैं, हम एक एरो बनाते हैं जिसमें आई लिख देते हैं। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो इंडक्टर होता है उसमें करंट वोल्टेज से π/2 पीछे होता है। बेटा याद है मैंने बोला था? Yes, sir. है ना? तो इसको ऐसे भी बच्चों इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं, करंट वोल्टेज से π/2 पीछे होता है। इसको उल्टा करके बोलो, वोल्टेज करंट से π/2 आगे होता है। एक ही बात हुई? यस सर। Yes, sir. यानी कि इंडक्टर पर जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे होता है। तो ये अगर करंट है, इंडक्टर पर जो वोल्टेज है VL, वो करंट से π/2 आगे आएगा। बच्चों हम एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन होता है मैथमेटिक्स का। तो π/2 आगे है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाकर ऊपर एरो बना देंगे। और बच्चों जो करंट है, सॉरी जो रेसिस्टेंस है, आपको मैंने प्योर रेसिस्टिव सर्किट पढ़ाया था, उसमें देखो उसमें E और I में साइन ओमेगा टी आ रहा है, दोनों में प्लस π/2 और माइनस π/2 नहीं आ रहा। इसका मतलब जो प्रतिरोध होता है उस पर विभव हमेशा धारा के साथ समान कला में होता है। तो बच्चों रेसिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो I के साथ सेम फेज में होगा, सेम एंगल होगा। I और VR सेम एंगल होंगे, सेम फेज में, और VL π/2 आगे होगा। बच्चों सदिश योग कर दो, वेक्टर एडिशन। ये रिजल्टेंट आ गया। हमें पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो सोर्स वोल्टेज के बराबर आएगा ना, तो ये सोर्स वोल्टेज E आ गया। तो बच्चों E की वैल्यू कितनी होगी? √V
VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बेटा देख लो, बिल्कुल वेक्टर की तरह करना है ना, पाइथागोरस लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आएगा अंडर रूट में। बोलो यस सर। अब बच्चों VL को मैं लिख सकता हूं IXL, VR को मैं लिख सकता हूं IR, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और बच्चों ये वैल्यू कहलाती है Z। अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को इंपीडेंस कहते हैं बेटा Z, यानी कि प्रतिबाधा। अभी एक बार आप इसको लिख लो, फिर एक्सप्लेन और करूंगा, है ना। जेड कहलाता है इम्पीडेंस, इसकी भी यूनिट बेटा ओम होती है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिबाधा। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज इम्पीडेंस। अगर कोई हमसे पूछे इम्पीडेंस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंस एंड रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। प्रतिघात और प्रतिरोध का संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, वो प्रतिबाधा कहलाता है। हाँ तो ठीक है, दोनों में प्रतिघात तो वो भी है ना, रिएक्टेंस तो वो भी है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंस एंड रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। हेलो सर। हाँ बेटा। सर VR का डायरेक्शन एक बार फिर से बताइए ना। बेटा आपको याद होगा, आप है ना, जब मैंने प्योर रेसिस्टिव सर्किट आपको पढ़ाया था, शुद्ध प्रतिरोध वाला, उसमें देखो तो I का इक्वेशन आया था E0/R sin ओमेगा टी, यानी कि हमारा जो I आया था उसमें sin ओमेगा टी था, प्लस π/2 माइनस π/2 नहीं था। इसका मतलब रेसिस्टेंस पर करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होते हैं, यानी कि जिधर करंट है उधर ही वोल्टेज होगा, इसलिए VR और I सेम फेज में आए। इसे सेम डायरेक्शन नहीं बोलते, सेम फेज बोलते हैं, समान कला। ओके बेटा। ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके बच्चा। बच्चों एक और बात बतानी है, जैसे जब हमने प्योर इंडक्टर लिया था तो करंट और वोल्टेज में π/2 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। जब हमने प्योर कैपेसिटर लिया था वहां भी करंट और वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस था, लेकिन जब हम L और R को एक साथ लेते हैं तो सोर्स वोल्टेज और करंट में 90 का फेज डिफरेंस नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता, बल्कि फाई होता है, फाई। इस फाई की वैल्यू निकालनी है बेटा। डायग्राम में tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। ये परपेंडिकुलर VL के बराबर है,
बेस वी आर के बराबर है। VL को लिख दो IXL, VR को लिख दो IR, I कट जाएगा तो tan phi आएगा XL बाय R। तो बच्चों करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस होगा ये डिपेंड करेगा कितना XL है और कितना R है। हाँ इतना जरूर है, करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे होता है, आगे नहीं होता। वोल्टेज करंट से आगे है, इसका मतलब करंट वोल्टेज से पीछे होगा। ये लाइन लिख लो, लिखो। इन LR सीरीज सर्किट, इन LR series circuit, current lags to source voltage by angle phi. Current lags to source voltage by angle phi. phi एंगल से करंट वोल्टेज से पीछे होगा। करंट पीछे होगा बेटा, है ना। हिंदी में लिखो, LR श्रेणीक्रम परिपथ में, LR श्रेणीक्रम परिपथ में धारा स्रोत वोल्टेज से कला में फाई कोण पीछे होती है। धारा स्रोत वोल्टेज से फाई कोण पीछे होती है। बच्चों अब L को C कर देते हैं, तो यहां RC कर दो, RC। यहां कैपेसिटर लगा दो। इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा। हालांकि वो इक्वेशन आपके किसी काम का है नहीं, परंतु फिर भी मैं लिखूंगा जरूर। भूले भटके पता नहीं कौन सी चीज यार कब काम आ जाए। बच्चों यहां पर जो सोर्स वोल्टेज है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, जो सोर्स वोल्टेज है उसका कुछ भाग तो कैपेसिटर पर चला जाएगा, कुछ विभव पतन तो संधारित्र पर होगा, बाकी का विभव पतन इस पर होगा, प्रतिरोध पर। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर पर होगा और बाकी रेसिस्टेंस पर होगा। इक्वेशन बनता है E बराबर Q बाय C प्लस IR। बच्चों इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो फिर बेटा इकट्ठा लिख लेना, अभी बीच में मत लिखो, आप लोग इकट्ठा लिख लेना, अभी मुझे सुन लो, है ना। पहले मुझे पूरा सुन लो, है ना। तो इस इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। फेजर डायग्राम देखो बेटा, फेजर में एक चेंज आएगा। देखो ये दोनों सीरीज है, दोनों सीरीज होने से करंट दोनों में सेम जाएगा। संधारित्र पर धारा जो होती है बेटा वो सोर्स वोल्टेज से π/2 आगे होती है। उल्टा बोलो, सोर्स वोल्टेज करंट से π/2 पीछे होता है, इसलिए VC नीचे आएगा बेटा और VR सेम फेज में आएगा। VR और VC का जो रिजल्टेंट होगा वो सोर्स वोल्टेज होगा। तो यहां भी साफ दिख रहा है जो सोर्स वोल्टेज है वो VR और VC का रिजल्टेंट है। बच्चों गौर से देखो, यहाँ L की जगह C लिख रहा हूं बस। VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस लगा दो। VC को लिख दो IXC, VR को लिख दो IR, I बाहर ले लो, ये XC होगा। बच्चों अंडररूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी जेड कहलाता है और अंडररूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी जेड कहलाता है। ये जेड है, इसका नाम भी इंपीडेंस है
और यहाँ पर बच्चों लगातार देखते रहो, बाद में लिख लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये फाई है, tan फाई होगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर होगा VC, बेस होगा VR। तो यहाँ आएगा VC अपॉन VR और ये XC अपॉन XR। मैं लास्ट में एक लाइन बदलेगी, यहाँ पर करंट जो है वो पीछे होता है, आगे नहीं होता, बस बाकी कॉपी कर लो आप। हो गया बेटा? लिख लिया क्या? यस सर। तो लास्ट में एक लाइन लिख लो, आरसी श्रेणी क्रम परिपथ में धारा वोल्टेज से फाई कोण पीछे होती है। इन आरसी सीरीज सर्किट current lags to source voltage by angle phi। इसमें इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे हम, पहले थ्योरी हो जाए, अभी थ्योरी थोड़ी लंबी थी और अभी और भी है। बच्चों LR हो गया, RC हो गया, अब क्या बचा? LC। एक तो LC बचा और फिर LCR, तीनों एक साथ लेंगे। तो पहले लिखो LC सीरीज सर्किट। अब बेटा LC सीरीज AC सर्किट, बच्चों एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, अभी रेसिस्टेंस नहीं है। बच्चों अगर रेसिस्टेंस नहीं ले रहे, इसका मतलब ये आइडियल सर्किट है, आदर्श परिपथ है, क्योंकि ऐसा कोई सर्किट नहीं होता
हम जानते हैं वास्तव में ऐसा कोई परिपथ होता ही नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो। तो यदि हम यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं ले रहे तो समझ जाओ ये आइडियल सर्किट है, रियल सर्किट नहीं है। बच्चों इक्वेशन बनेगा E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। लेकिन पहले की तरह बोल रहा हूं, आपको इक्वेशन का कुछ नहीं करना, आप तो फेजर डायग्राम पर ध्यान दो। दोनों में करंट सेम है, VL पाई बाई 2 पीछे होता है और VC पाई बाई 2 आगे होता है। उल्टा बोल दिया मैंने, VL पाई बाई 2 आगे होता है और VC पाई बाई 2 पीछे होता है धारा से, करंट से। यानी कि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट आ गए। इसका मतलब बच्चों VL और VC एक दूसरे के अपोजिट आ गए। मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। सर और बताइए ना वन टाइम। अच्छा एक बार और बताऊं? दर्शकों की मांग पर एक बार फिर सुनिएगा। बेटा जो इंडक्टर होता है उस पर वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आगे होता है, इसलिए ये पाई बाई 2 आगे चला गया। और जो कैपेसिटर होता है वहां पर वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 पीछे होता है, इसलिए नीचे आ गया। तो ये पाई बाई 2 माइनस है, वो पाई बाई 2 प्लस है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ गया? सो गए। 180। एक पाई बाई 2 पीछे है, दूसरा पाई बाई 2 आगे है, तो दोनों में हाँ। तो बच्चों अच्छा अभी एक प्रॉब्लम और है बेटा, ये दोनों जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे 10 न्यूटन अगर पूर्व की ओर है और 6 न्यूटन पश्चिम की ओर है, तो टोटल फोर्स कितना आएगा बेटा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। मेरा बच्चा ऐसे जवाब दे दिया करो, वरना हमें लगेगा आप लोग क्लास में नहीं हो। मैंने पूछा अगर एक फोर्स 10 न्यूटन है ईस्ट में और दूसरा फोर्स 6 न्यूटन है वेस्ट में, तो नेट फोर्स कितना आएगा और किधर आएगा? 4। किधर आएगा? पूर्व की ओर। ईस्ट ज्यादा वाले की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमें ये नहीं पता VL और VC में से कौन बड़ा है। हम अभी VL को बड़ा मान लेते हैं। तो अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों का नेट ऊपर आएगा E। तो वो E कितना होगा? वो E होगा VL माइनस VC। जैसे 10 न्यूटन में से 6 न्यूटन माइनस किया ना, उस तरह से बेटा VL होगा IXL, VC होगा IXC। I को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा XL माइनस XC। बच्चों XL माइनस XC को Z लिखूं या X लिखूं? Z। नहीं, ये केवल X आएगा बेटा। देखो Z तब लिखते हैं जब X के साथ R आता है, यहाँ R नहीं है ना, यस सर। तो केवल दो रिएक्टेंस का रिजल्टेंट तो रिएक्टेंस ही आएगा बेटा। दो प्रतिघातों का संयोजन तो प्रतिघात ही आएगा। प्रतिघात और प्रतिरोध का संयोजन प्रतिबाधा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर X आएगा, Z नहीं लिखेंगे इसे। सर इसको क्या बोलेंगे फिर? ZX को कहाँ गए? रिएक्टेंस। प्रतिरोध। क्या बेटा क्या पूछ रहे हो? X को क्या बोलेंगे? जैसे वहां पर प्रतिबाधा बोलते थे तो नहीं, वही है बेटा, X XL माइनस XC है, इसे नेट रिएक्टेंस बोल दो और कुछ नहीं। इसे हम बोल देते हैं नेट रिएक्टेंस। है तो रिएक्टेंस ही है,
लेकिन पहले एक्सएल को हम लिखते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी को हम लिखते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है नेट रिएक्टेंस, यानी कि कुल प्रतिघात, हिंदी में कुल प्रतिघात है ना। और बच्चों फाइनली सोर्स वोल्टेज और करंट में वापस से π/2 का एंगल आ गया, लेकिन ध्यान रखो अगर VL VC से छोटा होता तो E नीचे आता, VL VC से बड़ा है तो E ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना है। और ये बात तब पता लगेगी जब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है ना, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बच्चों आज के तो पूरे लेक्चर में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना, मैं इकट्ठे कराऊंगा सारे क्वेश्चन, अभी थोड़ी सी थ्योरी और बाकी है बेटा, है ना बच्चों। अब हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं, हालांकि मुझे लग रहा है टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा आज, तो एक क्वेश्चन करा दूं एक। सर हाँ बोलो। सर एक बार आरसी परिपथ में जो लास्ट लाइन बोले थे उसको बोल दोगे क्या फिर से, धारा वाला? हिंदी में इंग्लिश में? हिंदी में सर, हिंदी में। आरसी श्रेणीक्रम परिपथ में धारा स्रोत वोल्टेज से फाई कोण आगे होती है, धारा स्रोत वोल्टेज से फाई कोण आगे होती है। हाँ सर, थैंक यू। बच्चों तीनों को सीरीज में एक साथ हम कल कनेक्ट करेंगे। आप ये हेडिंग लिख दो, LCR सीरीज AC सर्किट। अभी बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बर्डन क्यों ले हम, खूब समय है अभी हमारे पास। क्वेश्चन करा नहीं सकता जब तक ये सीरीज नहीं पढ़ा दूंगा ना, मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का फ्लो एक साथ ही बनेगा बेटा, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं रोक देते हैं, कल हम पहले इस टॉपिक को पूरा करेंगे और फिर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। तैयार हो जाओ, चलो बेटा बाय। ओके सर।